Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल के अनुरोध पर एक बहुत ही खास चर्चा है। हाँ, बिल्कुल। और शुरू करने से पहले हम उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो चैनल को सब्सक्राइब करके और पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट ही हमें हिम्मत देता है कि हम ऐसा काम करते रहें। और हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को एक बहुत बड़ा धन्यवाद। आपका योगदान हमें ये सब करने में बहुत मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी, जिसके शहर आज के चंडीगढ़ जैसे नियोजित थे, लेकिन जिसका कोई राजा, कोई मंदिर, कोई भव्य महल नहीं मिला। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। तो आखिर ये लोग कौन थे और इन्हें चला कौन रहा था? आइए आर.एस. शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी किताब प्राचीन भारत के 6ठे अध्याय हड़प्पा सभ्यता के जरिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सभ्यता के आकार की बात करते हैं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं तो लगता है कि ये बस सिंधु नदी के आसपास रही होगी। हाँ, ये एक आम धारणा है, पर ये सच नहीं है। तो इसका फैलाव कहाँ तक था? देखिए, ये पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली थी। इतना विशाल? हाँ, इसका कुल क्षेत्रफल तो उस समय की मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो उससे भी ज्यादा था। ये तो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आकार की बात नहीं है, बल्कि इस विशाल क्षेत्र में एकरूपता की बात है। एकरूपता मतलब चाहे आप हड़प्पा को देखें या 600 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो को या फिर गुजरात के धोलावीरा को। अच्छा। आपको एक जैसी ईंटें, एक जैसे बर्तन, एक जैसी मोहरें और सबसे बढ़कर एक जैसी शहर की प्लानिंग मिलती है। वाह! तो ये किसी बहुत ही शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था की ओर इशारा करता है। सही कहा। कोई ऐसी व्यवस्था जो हजारों किलोमीटर के इलाके को एक सूत्र में बांधे हुए थी। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है, उनका शहर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग। हाँ, वो तो असाधारण है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदाजे से शहर नहीं बसाए थे, बल्कि जैसे आज कोई आर्किटेक्ट पूरी प्लानिंग के साथ एक स्मार्ट सिटी बनाता है। बिल्कुल, उन्होंने ग्रिड पैटर्न पर अपने शहर बसाए थे। ग्रिड पैटर्न मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। हाँ, जिससे शहर शतरंज के बोर्ड जैसा लगता था। और उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी ना? बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। सोचिए, मिस्र के लोग उस समय धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो इतनी मजबूत नहीं होती होंगी। बिल्कुल नहीं। पकी हुई ईंटों ने उन्हें मजबूत और बहुमंजिला इमारतें बनाने की क्षमता दी। और शहरों की बनावट के बारे में भी किताब में जिक्र है। शहर 2 हिस्सों में बटा होता था। हाँ, मोटे तौर पर 2 हिस्सों में। एक हिस्सा ऊंचाई पर था, जिसे दुर्ग या अंग्रेजी में सिटाडेल कहते हैं। अच्छा, तो माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग रहता होगा। या तो शासक वर्ग या फिर महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें होती थी, जैसे मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। और दूसरा हिस्सा? दूसरा था निचला शहर, जो ज्यादा बड़ा था और जहां आम लोग रहते थे। ये एक तरह के सामाजिक स्तरीकरण का भी संकेत देता है। और उनकी जल निकासी व्यवस्था, मतलब 4500 साल पहले उनके पास ढकी हुई नालियां और मैनहोल्स थे। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। आज भी भारत के कई शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये उनकी सोच के बारे में क्या बताता है? सिर्फ साफ सफाई या कुछ और? ये सिर्फ साफ सफाई नहीं, बल्कि नागरिक अनुशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी गहरी समझ को दिखाता है। हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी थी, और वो नालियां ढकी होती थीं ताकि गंदगी और बीमारियां न फैलें। ये एक बहुत ही आधुनिक सोच है। तो हमने देखा कि उनके शहर कितने व्यवस्थित थे, लेकिन इतने बड़े शहरों में रहने वाले हजारों लोगों का पेट भरने के लिए एक मजबूत कृषि व्यवस्था की जरूरत होगी। ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। उनकी शहरी सफलता उनकी कृषि की नींव पर ही टिकी थी। तो क्या उगाते थे वे? मुख्य रूप से तो गेहूं और जौ, जो सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में आसानी से उगते थे। लेकिन गुजरात जैसे इलाकों में तो शायद अलग फसलें होती होंगी। हाँ, वहां बाजरा और चावल के भी सबूत मिले हैं। ये दिखाता है कि वो अलग अलग जलवायु के हिसाब से खेती करना जानते थे। और कालीबंगन में जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। हाँ, जो शायद लकड़ी के हल्के इस्तेमाल का संकेत है। और पशुपालन का भी जिक्र है। क्या ये सिर्फ दूध और मांस के लिए था? नहीं, ये बहुआयामी था।
भेड़ बकरी तो भोजन के लिए थे, लेकिन कुबड़ वाला बैल बहुत महत्वपूर्ण था। अच्छा। उसे शायद खेती और परिवहन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मोहरों पर उसकी इतनी छवियां मिलना ये भी दिखाता है कि उसका शायद कोई धार्मिक महत्व भी रहा हो। ये तो दिलचस्प है। और गुजरात में हाथी को पालतू बनाने के भी संकेत मिले हैं। हाँ, जो मेसोपोटामिया में नहीं था। ये उनका एक अनोखा पहलू है। तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका मतलब है कि उनके पास तांबे से बेहतर मजबूत औजार और हथियार थे। निश्चित रूप से कांसे के औजारों से लकड़ी और पत्थर पर काम करना आसान हो गया होगा, जिससे बेहतर गाड़ियां, नाव और शायद खेती के लिए बेहतर हल भी बने होंगे। हाँ, और इसने शिल्पकारों को और बारीक काम करने की क्षमता दी। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि पत्थर के औजार अभी भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे थे। तो इसका मतलब है कि कांसा शायद महंगा था और हर किसी के पास नहीं था। लगता तो यही है। ये समाज में आर्थिक असमानता का भी एक संकेत हो सकता है। तो उनके पास उन्नत शहर थे, एक मजबूत कृषि आधार था और कांसे की तकनीक थी। इन सब को जोड़ने वाली कड़ी क्या थी? इसका जवाब एक शब्द में है, व्यापार। व्यापार। हाँ, एक विशाल व्यापारिक नेटवर्क। वे सिर्फ आपस में ही व्यापार नहीं करते थे, बल्कि बाहर भी। मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान तक उनका सामान जाता था। हमें मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा की मोहरें मिली हैं। ये तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पक्का सबूत है। बिल्कुल। ये व्यापार जमीन के रास्ते बैलगाड़ियों से और समुद्र के रास्ते नावों से होता था। और ये कोई बेतरतीब व्यापार नहीं था। किताब में बाट और माप की एक मानकीकृत प्रणाली का जिक्र है। हाँ, जो 16 के गुणों को पर आधारित थी, 16, 64, 160। ये तो आज के जमाने के आईएसओ सर्टिफिकेशन जैसा कुछ हो गया। मतलब हजारों किलोमीटर में फैले इलाके में अफगानिस्तान का व्यापारी और गुजरात का व्यापारी एक ही वजन पर भरोसा कर सकते थे। सही कहा। ये बिना किसी मजबूत केंद्रीय सत्ता के मुमकिन नहीं था। बिल्कुल। ये मानकीकरण एक बहुत ही मजबूत नियामक प्राधिकरण की ओर इशारा करता है। लेकिन यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि शासन कौन कर रहा था? हाँ, अगर एक केंद्रीय प्राधिकरण था तो उसका मुखिया कौन था? कोई राजा, कोई पुजारी? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि हमें मिस्र के पिरामिडों या मेसोपोटामिया के जिगुरैट जैसे कोई भव्य महल या मंदिर नहीं मिले हैं। तो ये सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, और यूपीएससी के विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए एक हॉट टॉपिक भी। अच्छा, तो मंदिरों और महलों की कमी के कारण कुछ विद्वान क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि यहाँ शायद पुरोहित राजा का शासन नहीं था। उनका तर्क है कि शायद व्यापारी वर्ग ही शासन करता था, क्योंकि पूरी सभ्यता का जोर व्यापार और वाणिज्य पर था। तो व्यापारियों के पक्ष में ये तर्क है। और पुरोहित राजा के खिलाफ क्या जाता है? शायद यही कि कोई भव्य मंदिर या राजा की बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं मिली। बिल्कुल। सबूत दोनों तरफ इशारा करते हैं और यही इस सभ्यता को और रहस्यमयी बना देता है। एक तरफ भव्य इमारतों की कमी, तो दूसरी तरफ पूरे क्षेत्र में जबरदस्त एकरूपता, जो किसी न किसी तरह के केंद्रीय नियंत्रण के बिना असंभव लगती है। तो ये बहस आज भी जारी है। हाँ, जारी है। चलिए अब उनकी दुनिया के एक और पहलू में चलते हैं, उनकी मान्यताएं और धर्म। हम उनके शासकों को तो नहीं जानते, पर हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि वो पूछते किसे थे। किताब में मातृ देवी की मूर्तियों का जिक्र है। हाँ, बड़ी संख्या में टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें मातृ देवी या उर्वरता की देवी माना जाता है। सही कहा। ऐसा लगता है कि धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा की जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे मिस्र में नील नदी की देवी आइसिस की पूजा होती थी। और एक पुरुष देवता का भी जिक्र है, जो पशुपति मोहर पर मिले हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली ये मोहर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक देवता को योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसके 3 सिर और सींग हैं। हाँ, और वह एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडे और एक भैंसे से घिरा हुआ है, और उसके पैरों के पास 2 हिरण हैं। बहुत से विद्वान इसे भगवान शिव का आदि रूप यानी आदि शिव मानते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा लिंग पूजा, पीपल जैसे पेड़ों और कुबड़ वाले बैल जैसे जानवरों की पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई चीजें शिव, मातृ देवी, पीपल की पूजा आज भी भारतीय धर्म का हिस्सा हैं। हाँ, ये एक तरह की निरंतरता दिखाता है। पर एक चीज है जो पूरी तरह गायब हो गई, उनकी लिखावट, वो प्रसिद्ध लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये सचमुच इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये एक चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक मतलब इसमें अक्षरों की जगह चित्र और संकेत थे? हाँ, ये वर्णमाला आधारित नहीं थी, इसलिए इसे पढ़ना और भी मुश्किल है।
इतना तो पता चला है कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम इसे पढ़ पाते तो क्या पता चलता? क्या हमें उनके राजाओं के नाम पता चलते? या शायद सिर्फ व्यापार का हिसाब किताब, या उनकी कविताएं और कहानियां। ये ना जान पाला बहुत बेचैन करता है। कला के क्षेत्र में भी वे माहिर थे। उनकी मोहरें सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थीं, बल्कि वे कला के बेहतरीन नमूने हैं। हाँ, सिलखड़ी से बनी इन मोहरों पर जानवरों की आकृतियां बहुत जीवंत लगती हैं। और वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली वो छोटी सी मूर्ति उनके धातु विज्ञान और कलात्मक सौंदर्य दोनों का शिखर है। तो इन सब का क्या मतलब है? एक इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित और इतनी विशाल सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। किताब में बताया गया है कि इसका परिपक्व चरण लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था, और फिर इसका पतन शुरू हो गया। इसके पतन का कोई एक कारण नहीं है, और यही इसे और जटिल बनाता है। कई सिद्धांत है ना? हाँ, एक सिद्धांत है कि बार बार आने वाली बाढ़ ने शहरों को तबाह कर दिया। दूसरा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सरस्वती जैसी नदियां सूख गईं, जिससे कृषि बर्बाद हो गई। बिल्कुल। कुछ का मानना है कि जमीन के अत्यधिक उपयोग ने उसकी उर्वरता खत्म कर दी। और एक आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत भी था, जिसका जिक्र पुरानी किताबों में बहुत होता था। हाँ, लेकिन उस आक्रमण वाले सिद्धांत को तो अब ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि खुदाई में किसी बड़े युद्ध या नरसंहार के व्यापक सबूत नहीं मिले हैं। अच्छा। इसलिए अब यह माना जाता है कि आक्रमण कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया हो सकती है। सबसे संभावित व्याख्या यह है कि बाढ़, सूखा और नदियों का रास्ता बदलने जैसे कई पर्यावरणीय कारकों ने मिलकर इस सभ्यता को कमजोर कर दिया, जिससे शहर धीरे धीरे खाली हो गए और लोग छोटे गांवों की तरफ चले गए। हाँ, एक तरह का शहरी पतन और ग्रामीणीकरण। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं वो हैं उनकी अविश्वसनीय शहरी योजना, कांस्य युग की तकनीक के साथ साथ पत्थर का भी व्यापक उपयोग, हाँ, एक विशाल और मानकीकृत व्यापार नेटवर्क, हाँ, जो किसी केंद्रीय सत्ता की ओर इशारा करता है, भले ही हमें उसका स्वरूप न पता हो, अद्वितीय धार्मिक मान्यताएं जिनमें से कई बाद के भारतीय धर्मों में भी जीवित रहीं, और अंत में उनकी रहस्यमयी लिपि और उनके पतन की अनसुलझी पहेली। बिल्कुल। और यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? कि हालांकि हड़प्पा सभ्यता के शहर खंडर हो गए, लेकिन उसकी कई विशेषताएं जैसे पशुपति और मातृ देवी की पूजा या योग की मुद्रा बाद के भारतीय समाज और धर्म में जीवित रहीं। तो क्या सभ्यता वास्तव में खत्म हो गई, या उसके विचार और परंपराएं बस बाद की संस्कृतियों में बदल गईं और विलीन हो गई? ये महज एक अंत नहीं था, बल्कि शायद एक परिवर्तन था। वाह, ये सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हम एक बार फिर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल के सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अगर आपको ये काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और मेंबरशिप ज्वाइन करके अपना समर्थन जरूर दें। और हमारे सभी सदस्यों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.